शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे थे और बीफॉर्म 5th सेमेस्टर का 4th यूनिट चल रहा है और बात चल रही थी पेरेंटल प्रोडक्ट्स की। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमको प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाहिए होती हैं जब भी हमको बनाना होता है पेरेंटल प्रोडक्ट। देखिए, बाकी प्रोडक्ट की बात अलग है, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, ये सब बनाने के लिए हमको फैसिलिटीज तो चाहिए, रूम तो मेंटेन चाहिए, लेकिन उसमें इतना ज्यादा सीरियस इशू नहीं होता है क्योंकि पेरेंटल प्रोडक्ट जो बनाना है वो हमारी डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है या ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट हमारे आई में जाते हैं, तो इनके लिए हमको प्रोडक्शन फैसिलिटीज थोड़ी सी अच्छी बनानी होती है। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन पेरेंटल प्रिपरेशन, कि जब भी पेरेंटल प्रिपरेशन करेंगे तो प्रोडक्शन में कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज की मतलब है प्रोडक्शन एरिया हमारा कैसे होना चाहिए, यानी जिस एरिया में हम ये दवा बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्शन एरिया हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका पूरा का पूरा घर होता है, उस पूरे घर में आपके आंगन होता है, आपका किचन होता है, आपका बाथरूम होता है, आपका बेडरूम होता है, ठीक है, लेकिन आपका घर का जो प्रोडक्शन एरिया क्या होता है वो आपका किचन होता है। तो किचन प्रॉपर कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से, उसी तरह से देखा जाए तो पेरेंटल प्रोडक्ट जहां पे बन रहे हैं वो प्रोडक्शन एरिया हमारा कैसा होना चाहिए। तो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से प्रोडक्शन एरिया में को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहले हम 5 भागों को समझेंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा। ये 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग होता है हमारा क्लीनअप एरिया, नंबर 1, और क्लीनअप एरिया से ट्रांसफर होते हैं हम लोग दूसरे प्रिपरेशन एरिया में। क्लीनअप एरिया, प्रिपरेशन एरिया, फिर हम आते हैं प्रिपरेशन एरिया के बाद एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया के बाद आते हैं क्वारंटाइन एरिया। जी हाँ, ये वर्ड बहुत पुराना है लेकिन आपने अभी ताजा सुना, 2020 में बहुत फेमस था क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन। तो ये क्वारंटाइन एरिया है नंबर 4, और क्वारंटाइन के बाद 5वां है फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। जी हाँ, इन 5 एरिया में क्या, पहले तो आप नाम लिखेंगे सबका कि क्या क्या होता है और 5 एरिया में क्या क्या काम होते हैं, कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, क्या किस पर्पज के लिए बनाया जाता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे ही देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि द प्रोडक्शन एरिया ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन रिक्वायर स्पेसिफिक फैसिलिटीज ड्यू टू देयर एसेप्टिक नेचर। ठीक है, द प्रोडक्शन एरिया ऑफ द पेरेंटल प्रिपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 segments. Number 1 cleanup area, number 2 preparation area, number 3 aseptic area, number 4 quarantine area, and number 5 is preparation, packaging and फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया। तो चलिए डालिए पहली हेडिंग, बात करते हैं क्लीनअप एरिया में क्या होता है। मैं आपको समझा देता हूँ पहले मोटा मोटी बात। क्लीनअप एरिया क्या है, एक ऐसा एरिया है, सबसे पहला कमरे का चैम्बर, यानी जब आप घुसेंगे तो उसमें कई चैम्बर में कमरे बटे होंगे। इस एरिया में क्या होते हैं, जो भी दवाइयां हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी क्लोजर है, कंटेनर है, ढक्कन है, सीसी है, जो भी कहते हैं बोतल है, वो सारा का सारा स्टोर कहाँ रखेंगे हम, क्लीनअप एरिया। यानी रॉ मटेरियल भी, एक्सिपिएंट भी, और सारे ढक्कन, बोतल, कांच, एम्प्यूल, बॉयल, यानी सारे क्लोजर कंटेनर भी कहाँ रखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, क्लीनअप एरिया से कहाँ जाएंगे, प्रिपरेशन एरिया में। यानी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिपरेशन एरिया में सबसे पहले दवाएं जो है उसको बनाएंगे, जो हमारा आपको पता है ना एडजुवेंट, वेहिकल और एपीआई सब मिला करके हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। दिस इज प्रिपरेशन एरिया। और प्रिपरेशन एरिया जब बन जाएगा तो वहीं पे फिलिंग नहीं करेंगे, फिलिंग करने के लिए हम दूसरे कमरे में जाएंगे जो पूरी तरह से 100% स्टेराइल होना चाहिए, पूरी तरह से वेल क्लोज होना चाहिए, वो है एसेप्टिक एरिया। यानी बनाएंगे प्रिपरेशन एरिया में, फिर इसको बंद करके कहाँ ले आएंगे, दूसरे रूम में। यहाँ पे एसेप्टिक एरिया में हम फिलिंग करेंगे, और जब फिलिंग हो जाएगी लेबलिंग और पैकेजिंग से पहले हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, क्वारंटाइन एरिया में। क्वारंटाइन एरिया का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में पूरी तरह से आइसोलेटेड हो, जहाँ पे ना कोई जा सके, ना जहाँ से कोई आ सके, यानी लोगों का जो मूवमेंट होता है, आने जाने का आवागमन जिस एरिया में मतलब कि प्रतिबंधित होता है, उसी को क्वारंटाइन एरिया कहते हैं। खूब आपने सुना है कोरोना के टाइम पे नाम क्या होता है, यानी जहाँ पे जिस जगह पे लोगों का आना जाना प्रतिबंधित हो उसे क्वारंटाइन एरिया कहते हैं। यहाँ पे माल हम स्टोर करेंगे बनाने के बाद, और यहाँ पे अपना सैंपल, क्वालिटी कंट्रोल सैंपल, इवेल्युएशन के लिए सैंपल, सारा सैंपल वगैरह यहाँ पे स्टोर करेंगे, और ये बाकायदे रूम क्लोज होता है, किसी का आना जाना इस एरिया में नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड क्वारंटाइन एरिया। उसके बाद जब हमारा टेस्टिंग वेस्टिंग यहाँ से पास हो जाएगा, भाई हमने भर दिया, अब ये जाएगा किसी में टेस्टिंग के लिए, सैंपलिंग के लिए 2-3 दिन लगेगा। जब लगेगा कि हाँ ये पास हो गया, तो अब क्वारंटाइन एरिया से गुड्स निकाल कहाँ ले जाएंगे, फिनिशिंग एंड पैकेजिंग एरिया में। यहाँ पे लेवल करेंगे, पैकिंग करेंगे, और उसके बाद धीरे भेज देंगे मार्केट में बिकने के लिए।
क्लियर हो गया। तो ये पांचों एरिया को आपने मोटा मोटी इसका हिसाब समझ लिया। अब पांचों एरिया में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। तो पहली हेडिंग क्लीन अप एरिया। तो क्लीन अप एरिया में क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस एरिया, दिस इज द फर्स्ट एरिया ऑफ द production area of parental preparation and where the raw material and the closure and container materials are stored। क्या करते हैं, सारे मटेरियल को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या क्या खास बात होनी चाहिए कि ये नॉट एसेप्टिक, यानी कि इसको हमको पूरी तरह से स्टेराइल करने की खास जरूरत नहीं है, यानी हमको यहाँ पे 100% स्टेराइल नहीं करना है, लेकिन इसको पैरोजन फ्री रखना है, फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर नहीं आ सके, माइक्रोब्स इसके अंदर ना आ सके, ये करना है। तो पहला पॉइंट लिखेगा कि दिस इज नॉट स्पेसिफिक, नॉट एसेप्टिक इन नेचर। दूसरा, इट इज शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड द फॉरेन पार्टिकल। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे जो इसकी दीवारें हैं, इसकी जो हमारी दीवार ये है और जो ये दीवार है और जो सीलिंग है यानी छत है और जमीन है, वो इस तरह से पेंट होना चाहिए, इस कलर का पेंट होना चाहिए ताकि लाइट प्रॉपर आ सके, व्हाइट कलर पेंट हो। और उसकी वॉल में प्लास्टिक पेंट होना चाहिए ताकि जब भी हम वॉश करें सर्फ से डिटर्जेंट से अगर पानी से आप दीवार धुलना चाहे तो तुरंत आसानी से वाइप हो जाए, साफ हो जाए, उसमें पार्टिकल चिपके ना। जैसे हम लोग घरों में पेंट में दीवार में गंदगी चिपकती है, वो गंदगी बिल्कुल भी चिपके ना। तो क्या होना चाहिए, द वॉल एंड सीलिंग एंड द फ्लोर्स शुड बी पेंटेड एंड कैन बी इजीली क्लीन, जिसको आसानी से हम क्लीन कर सके। अगली बात, इसमें एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए। आप देखते हैं घरों में जो एग्जॉस्ट लगे होते हैं, जिससे अंदर की जो गंदगी हवा है, दूषित हवा है, वो लगातार बाहर निकलती है। और देयर शुड बी एग्जॉस्ट फैन टू रिमूव द बैड एयर फ्रॉम द रूम। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सारे क्लोजर और कंटेनर को हम यहाँ पे आफ्टर सैनिटाइजेशन यानी आफ्टर स्टेरिलाइजेशन ही इसके अंदर स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट से आया और वही पेटी इसके अंदर हम भर दिए, नहीं, पहले मार्केट से आने के बाद क्लोजर कंटेनर जितने भी है ऑयल लिक्विड उसको धुलेंगे, साफ करेंगे, ड्राई करेंगे, वॉश करेंगे, फिर इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ऑल द क्लोजर एंड कंटेनर शुड बी स्टोर इन द क्लीन अप एरिया आफ्टर ड्राइंग एंड वॉशिंग एंड ड्राइंग। सुखाने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे दूसरे प्रिपरेशन एरिया की। तो प्रिपरेशन एरिया में क्या क्या बात है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, मेडिसिन यानी कि एपीआई प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इसके मतलब कि इसके अंदर क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे। भाई इस कमरे के अंदर क्या होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, जो मशीनें क्या करती हैं, जो रोलर करेंगी, मिक्स करेंगी, ड्रग को मिक्स करेंगी, यानी इसके अंदर हमारे क्या होंगी, मशीनें होंगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये एरिया पूरी तरह से एसेप्टिक होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे एरिया एसेप्टिक जरूरत नहीं है, लेकिन ये एरिया एसेप्टिक होना चाहिए क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, ये ओपन रहेंगे और अगर कमरे के अंदर कोई भी माइक्रोब्स है तो वो जाके इसके अंदर कंटामिनेट कर सकते हैं। तो दिस एरिया शुड बी 100% एसेप्टिक इन नेचर। दूसरी बात करें, इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होने चाहिए वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इट विल बी फॉर स्टेनलेस स्टील। क्यों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, मुरझा नहीं लगता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। अगर कोई हमारा मशीन ऐसा है जो मशीन में ही जंग लगा हुआ है, उसमें माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट भी खराब ही बनेगा। तो एट ऑल द असेंबली, ऑल द इंस्ट्रूमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड इन दिस एरिया शुड बी ऑफ स्टेनलेस स्टील, और जिसको हम आसानी से प्रॉपर्ली क्लीन कर सकते हैं बनाने के बाद। आगे बात सेम करते हैं, यहाँ पे भी सीलिंग, फ्लोर और जो भी वॉल्स हैं वो उसी तरह से पेंट होने चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, और ताकि इसको आसानी से हम साफ कर सकें। ठीक है, द सीलिंग, फ्लोर्स एंड वॉल्स शुड बी इज ऑफ प्लास्टिक पेंट या एंड कैन बी इजीली वाइप्ड, या आसानी से साफ कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन एरिया में करते हैं, इन दिस एरिया बेसिकली वी मिक्स द एपीआई, एडजुवेंट एंड द व्हीकल एंड मेक द प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन बनाने के बाद उसको हम बकायदे ढक के रख देते हैं। आफ्टर मेकिंग द प्रिपरेशन द कंटेनर शुड बी प्रॉपर्ली टाइटली क्लोज्ड। अब टाइटली क्लोज होने के बाद हम तीसरे सेगमेंट में आएंगे, हम एसेप्टिक एरिया रखेंगे। यानी पूरे पांचों एरिया में देखा जाए तो सबसे मेन जान कौन है, वो तीसरा है एसेप्टिक एरिया। सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे ज्यादा हमको जहाँ पे ख्याल रखना है, जहाँ पे हमको सबसे ज्यादा हिफाजत रखनी है, वो एसेप्टिक एरिया है, क्योंकि एसेप्टिक एरिया में हम फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे चीज ध्यान देना कि ये एयर टाइट कमरा होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जब भी एंट्री हो तो 3-4 गेट एक साथ हो। 3-4 गेट एक साथ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इस कमरे में फ्रेंड आप आते हैं, एक गेट खोलते हैं, अब आप एक गेट खोलते हैं तो हवा अंदर आ जाती है, अब चले जाती है। लेकिन जब आप 3-4 गेट खोल के अंदर आएंगे तो एक खोलेंगे, दूसरा बंद करेंगे, दूसरा खोलेंगे, तीसरा बंद करेंगे। इससे क्या होगा कि एयर जो है एंटर नहीं कर सकता। तो ये रूम जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, 100% स्टेरिलाइज और एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, जो पर्सन काम करेंगे वो पूरी तरह से ट्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अगर वो प्रॉपर साफ नहीं है, उन्होंने अपने कपड़े नहीं पहने हुए, पीपी किट टाइप के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वो स्टेराइल नहीं है, तो वो पूरा प्रोडक्ट खराब हो सकता है।
तो वो पूरी तरह से ट्रेंड बंदे होने चाहिए। बाकी जगह पे बंदे का ट्रेंड नहीं है, प्रॉपर अगर उनका मेकअप नहीं है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड बंदे होने चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे एंट्री के समय गेट पे एक फिल्टर लगा होना चाहिए जिसको बोलते हैं हेपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो 0.3 माइक्रोन का फिल्टर होता है, ताकि जैसे ही कोई बंदा अंदर जाता है तो उसके बॉडी से सारे माइक्रोब्स को किल करता है और अंदर जो हवा आती है कमरे में वो छान करके आती है, फिल्टर होके आती है, ताकि सारे माइक्रोब्स फंस जाएं और अंदर कोई भी माइक्रोब अंदर ना आ पाए। तो ये सारी सावधानी रखनी है। उसके साथ साथ अगर कोई माइक्रोब्स आ भी गया अंदर तो इसके अंदर चारों तरफ लाइट के तौर पे हम ये लाइट नहीं लगाएंगे, हम यूवी लैंप लगाएंगे, अल्ट्रावायलेट लैंप, जो माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से लिखेंगे। द एसेप्टिक एरिया इज द मेन एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन। ठीक है, वेयर द preparations are filled into the ampoules and vials. ठीक है, in this container this should be airtight या airlock room and 100% sterile. ठीक है, and the person should be work inside this place should be highly trained. Okay, ये trained होने चाहिए and completely sterilized. Okay, and we also allow to minimum movement inside this area. यानी इस एरिया में एक बार जो आके काम करने बैठ गए तो ज्यादा उसमें मूवमेंट ना हो, फलाने आ रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, ठिकाने आ रहे हैं, अरे काम कर रहे हैं, रुको पान खा के आते हैं, अरे रुको हमारे फलवाए हमसे मिल के आते हैं, घूम के आते हैं, ऐसा काम नहीं चले। एक बार जो इसके अंदर घुस गया वो तब तक नहीं आएगा बाहर जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ पर मिनिमम मूवमेंट हमको रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन द एंट्रेंस ऑफ दिस रूम अ HEPA फिल्टर ऑफ 0.3 माइक्रोन इज यूज्ड टू रिमूव द माइक्रोब्स या टू रिमूव द entry of microbes and UV lamps are situated inside the room to kill the microbes. ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो फिल कर लिया, आफ्टर फिलिंग सारे कंटेनर को रख के हम कहाँ प्लेस करेंगे, क्वारंटाइन एरिया में। तो अगली हेडिंग है नंबर 4, क्वारंटाइन एरिया। This area is quarantine area where minimum movement of person is allowed, and in this area the samples for the UV quality control testing and all the stock is stored in this area. यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं and the sample is sent to the QC from this area. And number 5 पे आते हैं, after the evaluation and pass of quality control test, the products are shipped into the 5 finishing and packaging area where the products are labeling and packaging is performed, and then after is going into the dispatch section and then after for the going into the market. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेंड 5 का 5 सेक्शन। अब इस देखिए, इस आपके चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्लीन रूम कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, क्लीन रूम एरिया कैसा होना चाहिए, उसमें फिल्टर होगा, वॉल्स होगा, तो ये सब घुमा क्वेश्चन कई बार पूछेगा। घूम फिर के आपको यही 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट अबाउट द क्लीन रूम कॉन्सेप्ट फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन, क्लीन रूम कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, वो भी ऐसे बताइए, 5 डिवीजन बात कीजिए, फिल्टर कैसे लगे होने चाहिए, तो हेपा फिल्टर पे कुछ पूछ लेगा, तो घूम फिर के बात यही आएगी। अब इसमें हम एक क्लास और लेंगे आईवी इन्फ्यूजन के बारे में, और आईवी इन्फ्यूजन पढ़ाने के बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, इस चैप्टर खत्म करेंगे और हम आ जाएंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले टॉपिक पे कि आईवी फ्लूइड की बात करते हैं। देखिए, आप लोग पेरेंटल की बात कर रहे थे, मैंने बताया था कि इंजेक्शंस होते हैं, आईवी इन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आईवी इन्फ्यूजन मतलब बता रहे हैं आपको क्या होता है कि आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा कि जो आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है आपको ना, वो क्या है, आईवी इन्फ्यूजन। तो इंजेक्शन और इन्फ्यूजन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस वॉल्यूम का है। इन्फ्यूजन का वॉल्यूम ज्यादा होता है, करीब 100 ml से लेकर 1000 ml के बीच में हो सकता है, कुछ भी करके, और इंजेक्शन थोड़े होते हैं, 5 ml 10 ml 2 ml करके होते हैं। तो इन्फ्यूजन में भी कैसे बनाया जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है कि एपीआई को वेहिकल में मिक्स करते हैं, बाकी एडजुवेंट्स डाल के उसको प्रिपेयर करते हैं, सेम चीज, और ये बड़े बॉटल्स में आते हैं। कुछ अलग अलग जो इन्फ्यूजन फेमस है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। इसमें क्या लिखेंगे कि आईवी इन्फ्यूजन्स आर बेसिकली लार्ज इन वॉल्यूम एंड गिवन टू द पेशेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फ्लूइड बैलेंसिंग और इन बॉडी। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द सेम मेथड बाय एडिंग द एपीआई इनटू द वेहिकल एंड प्रॉपर एडजुवेंट एडेड। ठीक है, some of the examples of the कुछ एग्जांपल्स ऑफ द आईवी इन्फ्यूजन्स आर गिवन बिलो। पहला है डेक्सट्रोज इंजेक्शन। आप देखते हैं मार्केट में ग्लूकोज का इंजेक्शन जो आता है डेक्सट्रोज होता है, उसमें डेक्सट्रोज अलग अलग रेंज में आ सकता है। डेक्सट्रोज आईपी 5%, 10%, 25%, 15, 25 और 50 इतने, यानी ये हमारे करीब अलग अलग 5 प्रकार के पैकिंग में आते हैं। 5%,
10%, 15%, 25 और 50। और ये किस काम में आता है? ये न्यूट्रिएंट रिप्रेसर होता है, यानी कि किसी बॉडी के इंसान के बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट का लॉस हो गया हो, लैट्रिन बाथरूम बहुत तेज से डायरिया उसको हो रहा हो, बॉडी से वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, तो उसकी बॉडी से जब इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, न्यूट्रिशन लॉस होता है, तो बॉडी में न्यूट्रिशन के बैलेंस के लिए हम लोग डेस्ट्रोज चढ़ाते हैं। या कोई पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, वो कई दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो क्यों खाना नहीं खा रहा है तो कैसे जिएगा? तो उसके बॉडी में न्यूट्रिशन के रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग डेस्ट्रोज इंजेक्शन देते हैं। दूसरा एग्जांपल बात करेंगे सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, जो कि 0.9% NaCl के लिए होता है, बराबर होता है, बताया था आइसोटोनिक होता है। ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर की तरह काम करता है। कैसे? जब किसी बॉडी इंसान को डायरिया वोमिटिंग हो रही है और बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर, नमक यानी कि सॉल्ट लॉस हो गया हो, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया हो, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का सलाइन सोल्यूशन 0.9% चढ़ाते हैं उसको ड्रिप के द्वारा। तीसरा है NaCl एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन IP, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब किसी बॉडी में वोमिटिंग हो रही हो, वो खाना भी नहीं खा पा रहा है, बॉडी में ग्लूकोज भी कम हो गया है, सॉल्ट भी कम हो गया है, तो उस केस में उसको चढ़ाते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें सोडियम क्लोराइड 0.9% से 0.11%, 0.11% तक हो सकता है, और आपका डेक्सट्रोज जो होता है वो 2.5% से 25% के बीच में रेशियो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रेट के मार्केट में आते हैं। अगला है सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन IP। ये भी क्या है कि जब बॉडी में लैक्टिक एसिड भी एक होता है सोडियम लैक्टेट, ये सॉल्ट होता है सोडियम आयन का, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा कमी हो जाए, जब सोडियम क्लोराइड भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उस केस में सोडियम लैक्टेट का इंजेक्शन यानी कि उसका इन्फ्यूजन चलाया जाता है, जो कि 1.75% से 1.95% के रेंज के बीच में मिलता है। और इसका ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर की तरह काम करता है। बस आपको एग्जांपल लिखना है एज इट इज, और कुछ भी नहीं लिखना है। अगला है मैनिटॉल इंजेक्शन। मैनिटॉल इंजेक्शन क्या होता है फ्रेंड? जब कोई बंदा को, किसी बंदे को डायलिसिस हो रही हो, या उसके बॉडी में यूरिन का फंक्शन चेक करना हो, उसका यूरिन कितना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उस रीनल फंक्शन को डायग्नोज करने के लिए मैनिटॉल का इंजेक्शन देते हैं। और मैनिटॉल का इंजेक्शन सॉल्ट के फॉर्म में 5%, 10%, 15% और 20% के सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगला हम बात करते हैं मैनिटॉल और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। यदि किसी पेशेंट को डायरेटिक्स दवा दे दी है, उसके बॉडी से यूरिन लॉस कराना है, या उसने कुछ पॉइजन खा लिया है, उसकी बॉडी से डायूरेसिस बहुत तेजी से कराना है, तो उस समय हम टैबलेट खा के उसका यूरिन निकलने का वेट नहीं कर सकते, प्रॉपर उसको लगाते हैं हम इन्फ्यूजन, जिसमें मैनिटॉल और सोडियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मैनिटॉल जो होता है वो 5, 10, 15 और 20% के रेंज में आते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड 0.45% होता है। द लास्ट वन इज द रिंगर सोल्यूशन। रिंगर सोल्यूशन भी तब यूज करते हैं जब बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट हमारे निकल जाते हैं, किसी पेशेंट को सीवियर डायरिया हो रहा हो, सीवियर वोमिटिंग हो रही हो, तो रिंगर सोल्यूशन चढ़ाते हैं। और रिंगर सोल्यूशन जिपैट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन फिक्स होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है 0.86%, याद रखिएगा। पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl 0.03% और कैल्शियम क्लोराइड होता है 0.33%। और इनका भी काम वही है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर की तरह ये काम करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हमारे IV इन्फ्यूजन का। बाकी सारा कुछ कॉन्सेप्ट खत्म चुका है। अगर एग्जाम में पूछता है कि राइट डाउन द इवैल्यूएशन ऑफ द IV इन्फ्यूजन्स या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स, तो ये भी सिंपल, जैसे आपने पहले वाले का पढ़ा था, लीकेज टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, ठीक है, वही सब सारा टेस्ट यहाँ भी पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं। तो हम लोगों ने यूनिट 4 का जो पेरेंटल प्रिपरेशन है पार्ट 1 खत्म कर लिया है। हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स की बात करेंगे। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, और 2-3 लेक्चर में उसको खत्म करके यूनिट 4 भी हम खत्म करेंगे और 5 की तरफ मूव करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।